स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष में जो हमारा पेडागोजिकल सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण, उसके अंतर्गत जो हमारी दूसरी यूनिट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधियां, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात आज का हमारा टॉपिक होगा सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां। पहले हम जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों का अर्थ क्या होता है, उसकी विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं क्या दी है। देखिए, छोटी सी बात है, कोई भी हम वर्क करते हैं, चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में करें, चाहे आप सामूहिक जीवन में करें, कोई भी आप कार्य करते हैं तो उस कार्य करने का कोई तरीका होता है, कोई माध्यम होता है। तो जिस तरीके से वो कार्य किया जाता है, उस कार्य करने की विधि होती है, उसका मेथड कहलाया जाता है ना। तो इसी तरह से अब शिक्षण विधियों की बात अगर हम करते हैं तो हर अध्यापक की कुछ ना कुछ शिक्षण विधियां होती हैं, हर विषय की कुछ ना कुछ शिक्षण विधियां होती हैं। इसी तरह से सामाजिक अध्ययन की कुछ शिक्षण विधियां हैं। जैसे सामाजिक अध्ययन का कुछ पाठ्यक्रम होता है। सामाजिक अध्ययन में 4 विषयों को समावेशित किया गया है। आपका इतिहास है, आपका भूगोल है, आपका नागरिक शास्त्र है, आपका अर्थशास्त्र है। कहीं कहीं पर इसको समाज शास्त्र को भी जोड़ दिया गया है इसमें। लेकिन अब देखते हैं कि इतिहास को पढ़ाने का हमारा क्या तरीका हो सकता है, भूगोल को पढ़ाने का हमारा कौन सा तरीका हो सकता है, अर्थशास्त्र को पढ़ाने का हमारा कौन सा तरीका हो सकता है। मतलब कुछ एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके आधार पर हम उन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, जो शिक्षण उद्देश्य एक शैक्षणिक उद्देश्य जो हमारे निर्धारित किए गए हैं। हमारा कितना भी अच्छा कोई पाठ्यक्रम हो, वो बिना शिक्षण विधियों के नहीं दिया जा सकता। तो काम करने का जो तरीका होता है, किसी चीज को कोई बनाने का तरीका होता है, किसी चीज को कहने का कोई तरीका होता है, तो वो जो तरीका है उसी को हम क्या कह सकते हैं, वो विधियां कह सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक अध्ययन शिक्षण की जो विधियां होती हैं, तो सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए कि वो उनको सुलभ हो, सर्व सुलभ हो, सुग्राह्य हो। बिल्कुल उसको जैसे हमने सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य रखे हैं, उन उद्देश्यों को हमें प्राप्त हो जाए, तो उन विधियों को ही हम शिक्षण सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियां कहते हैं। तो ये हमने अर्थ जाना। अब हम परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है, वो क्या दी है। सबसे पहले वेस्ले नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया है कि शिक्षण विधि जो है शिक्षक के द्वारा संचालित वह क्रियाएं हैं जिनसे विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि अध्यापक जो है कक्षा में आकर के कुछ इस तरह की क्रियाएं करता है कि उन क्रियाओं के माध्यम से जो है छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज प्राप्त होती है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसने कुछ क्रियाओं को बताया कि कुछ क्रियाएं इस प्रकार की होती है। दूसरा इन्होंने बताया है, ये है श्रीमती एस के कोचर। श्रीमती एस के कोचर इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से एक सैनिक को लड़ने के विभिन्न हथियारों की जानकारी होनी आवश्यक है, उसी प्रकार से एक अध्यापक को भी शिक्षण की विधियों की जानकारी होनी आवश्यक है। किस समय कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, यह उसकी निर्णय शक्ति पर निर्भर होता है। यानी कि जिस प्रकार से एक सैनिक जो है मोर्चे पर जाता है लड़ने के लिए, और उसको अपने विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, जिस तरह से उसकी जानकारी उसको होती है कि कहाँ कब किसका इस्तेमाल करना है, तो इसी तरह से कुछ अध्यापक की कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ एक्टिविटी होती है क्लास में जाकर के, तो वो उसकी जानकारी उसे होना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना जो है अपना जो ज्ञान है वो बच्चों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ये कुछ इसकी विधियां और शिक्षण विधियों की कुछ हमने परिभाषाएं पढ़ी है। अब शिक्षण विधि की आवश्यकता क्या हो सकती है, ये पढ़ेंगे। शिक्षण विधि की आवश्यकता या
का महत्व है, एक ही बात है। शिक्षण विधि की आवश्यकता और महत्व एक ही चीज है। देखिए, अध्यापक चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे कितना भी प्रतिभावान हो, चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, उसके पास कितना ही अच्छा पाठ्यक्रम हो अपने बच्चों को देने का, पाठ्यक्रम बनाने वालों ने कितना ही अच्छा पाठ्यक्रम बना दिया है, अगर टीचर के पास में उसको पढ़ाने की उत्तम शिक्षण विधियां नहीं है, अच्छी शिक्षण विधियां नहीं है, तो वो पाठ्यक्रम भी बेकार हो जाएगा और वो टीचर का जो एक्सपीरियंस है, टीचर जो प्रतिभावान है, वो भी बेकार है। बिना शिक्षण विधियों के हम बच्चों तक अपना पाठ्यक्रम नहीं और अप्लाई कर सकते, है ना। बिना शिक्षण विधियों के पाठ्यक्रम अप्लाई नहीं कर सकते। बिना हम शिक्षण विधियों के जो एक शिक्षा के एक उद्देश्य रखे गए हैं, उन उद्देश्यों को वांछित रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षण विधियों के माध्यम से ही हम छात्र छात्राओं के व्यवहार में एक जो मुख्य परिवर्तन हम चाहते हैं, वो परिवर्तन हम कर सकते हैं। बिना शिक्षण विधियों के उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक विद्यालय का जो एक वातावरण है, जो एक पढ़ने पढ़ाने का अगर हम वातावरण बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक उत्तम शिक्षण विधियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छा, अगर अच्छी शिक्षण विधियां वहां पर नहीं ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो एक अच्छा पढ़ने पढ़ाने का माहौल उस विद्यालय का नहीं हो सकता है। तो एक टीचर्स को उसका इवैल्यूएशन करने के लिए भी उसकी शिक्षण विधियां ही उसके लिए एक कसौटी का काम करती है। अगर उसकी शिक्षण विधियां अच्छी हैं, तो उसका पढ़ना पढ़ाना, पाठ्यक्रम को देना, है ना, वो सारा का सारा कसौटी पर जो है खरा उतरता है। चलिए, अब हम जो है उत्तम शिक्षण विधियों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं को लेकर के, जिन गुणों को लेकर के वो शिक्षण विधियां बनाई गई है या होनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, उसको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि शिक्षण विधियां उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। सही बात है, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य रखे गए हैं, और उनमें भी अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो हमारे उद्देश्य रखे गए हैं, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी शिक्षण विधियां जो है सहयोग करती है। नेक्स्ट इसमें आता है, शिक्षण विधियां ऐसी हो जो विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रख सके, यानी कि अध्यापक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो छात्र छात्राओं को क्रियाशील रखे, उसके शिक्षण कार्य में उसको सहायक हो सके, उसको शिक्षण में एक्टिव बनाए रखे। मतलब एक मौन रूप से बैठा है, एक जो है निष्क्रिय रूप से बैठा है, और टीचर जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इधर उधर वो झांक रहे हैं, तो वो अच्छी शिक्षण विधियां नहीं कहलाएगी, तो उसकी विशेषताओं नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को विषय वस्तु के प्रति प्रेरित कर सके, यानी कि विषय वस्तु क्या है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हमारी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। जो हमारा टॉपिक है, अगर उस टॉपिक को बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उसके अंदर दिया जा रहा जो मटेरियल है, उसको चीज को वो समझ नहीं पा रहे हैं, उस ज्ञान को अच्छी तरह नहीं ले रहे हैं, तो अच्छी शिक्षण विधियां वो नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करे। अब टीचर क्लास के अंदर आया, अपना टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर डाला, उद्देश्य बताया कि आज हम जो है इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उसके कुछ उससे संबंधित कुछ उसको क्वेश्चन आंसर करे, कुछ अपना स्टेटमेंट दिया, कुछ उसने अपने चार्ट प्रस्तुत करे, कुछ उसने अपने मॉडल प्रस्तुत करे, है ना, यानी कि कुछ उसकी क्यूरियोसिटी जाग रही है बच्चे की, कुछ वो अवेयर हो रहा है, जागरूक हो रहा है पढ़ने के लिए, है ना। तो टीचर्स जो है पढ़ाया जा रहा है, बच्चे जो है उसमें रुचि ले रहे हैं पढ़ने में,
तो इससे आगे क्या हो सकता है, इससे आगे क्या हो सकता है, यानी कि उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे करके जा रहे हैं बच्चे को कि बच्चा जो है फिर वो अपना स्वाध्याय करेगा, उसका जा करके घर जा करके जो पढ़ाया है टीचर ने उसका चिंतन करेगा, मनन करेगा और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेगा। तो ऐसी विधियां होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया है कि अच्छी शिक्षण विधि जो है विद्यार्थियों में तर्क करना, निर्णय करना और विश्लेषण शक्ति का विकास करती है। देखिए, अगर आपकी शिक्षण विधियां जो है अच्छी होगी तो छात्र जो है वहां पर क्रियाशील रहेंगे, और क्रियाशील रहने का मतलब यह है कि आप सब इंटरेक्ट करेंगे, वो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उनका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, उनके कुछ डाउट होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, वो विभिन्न माध्यम से कर सकते हैं, वो तर्क करेंगे, है ना, तर्क के माध्यम से अपने कुछ लॉजिक देंगे वो, या आपसे कुछ लॉजिक पूछना चाहेंगे उस चीजों का, उस पर चिंतन मनन करेंगे, उसका पर कुछ विश्लेषण करेंगे, है ना। अगर वो विश्लेषण नहीं करेंगे तो उनके लिए वो कामयाब नहीं होगी। तो एक ऐसी शिक्षण विधि अच्छी शिक्षण विधि कहलाती है जो बच्चों में तर्क की, निर्णय करने की, विश्लेषण शक्ति को उसको विकास करती हो। नेक्स्ट इसमें आता है कि अच्छी शिक्षण विधि जो है वो व्यक्तिगत होती है, यानी कि व्यक्तिगत का मतलब यहाँ पर है कि हर टीचर की एक अलग अलग शिक्षण विधियां होती है। कुछ व्यक्तिगत का मतलब यह है कि हर छात्र की जो है कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, है ना। कोई जो है एक बार समझाने से उसकी समझ में आ जाता है, किसी बच्चे की 2 बार समझाने में समझ में आएगा, कुछ बच्चों की आंखें खराब होती हैं, कुछ बच्चे जो है कम सुनाई देता है, कुछ विभिन्न प्रकार की अपंगता लिए हुए होते हैं, तो उनको उसी वे में समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो एक अच्छी शिक्षण विधि कहलाएगी कि वो उसको व्यक्तिगत रूप से लेकर के उसमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, है ना। अगर छोटे बच्चे हैं उनको आगे बिठाए, बड़े बच्चों को पीछे बिठाए, जिनको कम सुनाई देता है, जिनको थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, चश्मे चढ़े गए हैं, तो उनको क्लास में आगे उनको बिठाए और उनको बार बार समझाए, उनसे पूछे कि आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो व्यक्तिगत विधि कहलाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अच्छी शिक्षण विधियां जो है विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन करती है, उनमें अच्छी आदतों का निर्माण डालती है। वांछित परिवर्तन क्या है कि जो ज्ञान अब तक हमने प्राप्त नहीं किया है, जिस ज्ञान का हमें पता नहीं है, वो हमारे लिए नवीन ज्ञान है। अगर नवीन ज्ञान जो है अच्छी शिक्षण विधियों के माध्यम से दिया जाएगा तो हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी, हम उत्सुक होंगे, हम रुचि लेंगे उसे पढ़ने में, है ना। अगर अच्छी शिक्षण विधियां नहीं होंगी तो नया ज्ञान भी हमारे लिए बोझ बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जब नया ज्ञान हो लेंगे तो नई चीजें आएंगी, उनको पता लगेगी, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, वांछित परिवर्तन होगा, तो उनमें एक अच्छी आदतों का निर्माण भी बनेगा, उस ज्ञान के प्रति वो उत्सुक होंगे, तो हो सकता है वो किताबों में भी ढूंढे उस ज्ञान को, उस ज्ञान से संबंधित जो उनके डाउट होंगे, प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, या किसी दूसरी चीजों से उसका संबंध जोड़ करके वो लेकर के चल रहे हैं, तो सारी समस्याओं का वो टीचर्स के सामने उसको शेयर करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उस अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की वो कोशिश करेंगे। तो एक अच्छी आदतों का निर्माण उनके अंतर्गत होगा। नेक्स्ट इसमें बताया है कि अच्छी शिक्षण विधि जो है शिक्षक को वांछित और अवांछित की जानकारी प्रदान करती है। देखिए, वांछित शिक्षण विधि वो कहलाएगी कि जो हमारे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगी, और अवांछित शिक्षण विधि वो कहलाएगी जो हम बच्चों को क्लास में दे रहे हैं, बच्चों को वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके लिए हम क्लास में आए थे, हमने एंट्री करी थी, हमें अपना माइंड मेकअप करके लेके आए थे, अपनी पाठ योजना बना करके लेके आए थे कि आज हम बच्चों को ये ज्ञान देंगे। कि अगर बच्चों ने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण विधियों में जो है कमियां हैं, तो वो अवांछित शिक्षण विधियां बनी रहेंगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि अच्छी शिक्षण विधि जो है सुनिश्चित एवं प्रयोग करने के योग्य होती है। एक अच्छी शिक्षण विधि जो होती है, अगर हमारा उनका परिणाम जो है, आउटपुट जो है, अच्छा रिजल्ट उसका मिल रहा है, तो हम उसको बार बार प्रयोग में लाएंगे अच्छी शिक्षण विधि को। जिस शिक्षण विधि के माध्यम से वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे, वांछित ज्ञान बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वह अच्छी शिक्षण विधियां नहीं कहलाएंगी, तो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयोग में उसको बार बार हम नहीं लाएंगे। तो एक तो छोटी सी मैंने ये आपको जनरल सी विशेषताएं बताई है, लेकिन विद्वानों ने इसको हेडिंग के रूप में भी लिया है। जैसे
व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होनी चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियां अच्छी शिक्षण विधियां कहलाती है जो बच्चों का सामाजिक, हमने उद्देश्य रखे अपनी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के, शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, नैतिक विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, राजनीतिक विकास करना, भौगोलिक विकास करना, उसका सांस्कृतिक विकास करना, है ना। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सर्वांगीण विकास कहलाएंगे, उसका विकास करना। तो इस सर्वांगीण विकास को करने के लिए विद्या भी तो अच्छी होनी चाहिए हमारा पाठ्यक्रम तो बना दिया हमने कि ये विकास करेंगे, उसको हमने सिलेबस के अंदर डाल भी दिया है कि इसके माध्यम से होगा। अब उस सिलेबस को जो है बच्चों तक पहुंचाने के लिए टीचर की जो शिक्षण विधियां वो भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वहां तक पहुंचेगा। तो उन सर्वांगीण विकास को या उन उद्देश्यों की प्राप्ति में वो हमारी शिक्षण विधियां सहायक होनी चाहिए, नहीं तो हमारे निर्धारित उद्देश्य जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो एक अच्छी विशेषता शिक्षण विधियों की ये भी होती है। दूसरी विशेषता क्या होती है अच्छी शिक्षण विधि की? कि व्यक्तिगत ध्यान देने में सहायक है। अच्छी शिक्षण विधि वो कहलाएगी टीचर्स की कि एक तो विधि होती है कि क्लास में हमारे 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसको हम एक सार्वजनिक रूप से लेकर के पढ़ा रहे हैं, एक सामूहिक रूप से लेकर के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो एक जनरल होगी। इसके बाद में फिर उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चे अपनी अपनी उनकी विभिन्नताएं हैं, उसके आधार पर वो उनका आईक्यू लेवल भी होता है, उसके अनुसार आपसे कुछ तर्क कर रहे हैं, आपसे कुछ प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, या उनकी रुचि कम है तो उसका भी हमें ध्यान देना है कि कौन बच्चा जो है क्लास में रुचि कम ले रहा है, क्यों ले रहा है, हमारी शिक्षण विधियों में कुछ कमी है क्या, है ना। तो वांछित उद्देश्य को हम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो है, तो बच्चा जो है वो समझ में क्यों नहीं आ पा रहा, उसकी एक बार नहीं समझ में आ रहा, उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर वो मौखिक रूप से नहीं समझ पा रहा तो उसको हम लिखित श्यामपट्ट पर कुछ लिखेंगे या चार्ट पेपर दिखाएंगे या मॉडल पेपर दिखाएंगे। तो यहाँ पर वो व्यक्तिगत ध्यान देने की बात आ रही है कि प्रत्येक बच्चे को ज्ञान वहां तक पहुंच सके जो ज्ञान हम देना चाह रहे हैं, चाहे वो 2 बार देख करके समझ में आए या हम चार्ट पेपर दिखा करके या मूल रूप में दिखा करके उस वस्तु को बच्चों की समझ में आए, लेकिन व्यक्तिगत ध्यान देने होगी वो शिक्षण विधियां होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में जो विधियां सहायक नहीं होंगी वो अच्छी शिक्षण विधियां नहीं कहलाएगी, और जो उनको उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगी, चाहे वो आपकी कोई भी शिक्षण विधि है टीचर्स की, वो एक अच्छी शिक्षण विधि कहलाएंगी, उसकी अच्छी विशेषता कहलाएंगी। क्योंकि एक विद्यालय जो होता है, विद्यालयों में या मतलब शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्य को लेकर के ये एक कितना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है, एक समाज में जाकर के विद्यालय खोला गया है, विभिन्न विषयों को वहां पर पढ़ाया जा रहा है, अध्यापकों को रखा गया है, उनको सैलरी दी जा रही है, और वे चाहते हैं कि विद्यालय और समाज में जो है निकट का संबंध हो, विद्यालय जो है समाज की समस्याओं के अनुरूप जो है पढ़ाए, उनकी समाज की जो समस्या है उनसे बच्चों को रूबरू कराए, जानकारी दे, उनका समाधान उनको बताए, और बच्चों को इस योग्य बनाए कि वो समाज में अपनी प्रतिभा दे सके, एक कुशल मानव बन सके, वो एक नागरिक एक अच्छा नागरिक बन सके। तो कुछ ये इस तरह के हमारे उद्देश्य होते हैं। अगर इन चीजों को, ज्ञान को देने में, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो हमारी सहायक होती है शिक्षण विधियां, तो उसकी एक अच्छी विशेषता वो कहलाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें क्रियाशीलता। वो शिक्षण विधियां अच्छी शिक्षण विधियां कहलाती है जिसमें अध्यापक भी क्रियाशील रहे और बच्चे भी क्रियाशील रहे। वो शिक्षण विधियां अच्छी नहीं कहलाती है कि जैसे डेस्क पर खड़े होकर के हम जो है अध्यापक जो है पढ़ाते जा रहे हैं बच्चों को, लिखवाते जा रहे हैं बच्चों को, है ना, वो क्या कहलाएगी, वो ऑटोक्रेटिक एक तंत्र जो है या स्वेच्छाचारिता वाली शिक्षण विधि वो कहलाएगी कि बच्चों को बस हम सिर्फ क्या है, हम बोले जा रहे हैं, बच्चे लिखे जा रहे हैं कि ये लिखिए, ये लिखिए, बच्चे की चाहे समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, हम बच्चों
बच्चों को एक लेक्चर मेथड से पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, कि आप ये हेडिंग लिखिए, फिर इसके बाद दूसरा हेडिंग लिखिए, फिर इसके बाद तीसरा हेडिंग लिखिए। तो आपको ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चों को रुचि भी ले रही है नहीं ले रही है, बच्चे को वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बीच बीच में जो है आपको क्वेश्चन आंसर भी करना चाहिए, बीच बीच में अपनी शिक्षण विधियों को थोड़ा सा उसमें तब्दीली करनी चाहिए, उसमें परिवर्तन करना आना चाहिए, है ना। तो वो उससे क्या होगा, उससे जो है बच्चे जो क्रियाशील रहेंगे। जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो बच्चा हो सकता है जागरूक रहे कि टीचर क्या पता कब मेरे से प्रश्न कर ले, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा तो मेरी इंसल्ट हो सकती है या मेरी डांट पड़ेगी, है ना। तो इस तरह का उसमें क्रियाशीलता उसमें बनी रहनी चाहिए, छात्र के अंतर्गत भी और टीचर्स के अंतर्गत भी। नेक्स्ट इसमें आता है मनोवैज्ञानिकता। जो शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां नहीं कहलाएंगी, वो अच्छी शिक्षण विधियां नहीं कहलाएंगी, वो गुणवान शिक्षण विधियां नहीं कहलाएंगी। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि कौन होगी, जो बाल केंद्रित शिक्षण विधियां होंगी वो मनोवैज्ञानिक होगी, और अध्यापक केंद्रित जो शिक्षण विधियां होंगी वो मनोवैज्ञानिक नहीं होंगी, वो अमनोवैज्ञानिक होंगी। यानी कि जिन शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों की रुचि का, छात्रों की योग्यता का, छात्रों की विभिन्नता का, व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग, छात्र के अकॉर्डिंग विधि से पढ़ाया जा रहा है, तो वो अच्छी शिक्षण विधियां कहलाएंगी, वैज्ञानिक शिक्षण विधियां कहलाएंगी, क्योंकि उनसे ही छात्रों में वांछित परिवर्तन हो रहा है, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है, वो उद्देश्य में सहायक हो रहे उद्देश्यों को प्राप्त करने में, तो वो शिक्षण विधियां जो वैज्ञानिक शिक्षण विधियां कहलाएंगी। नेक्स्ट क्या है, छात्र शिक्षक के मधुर संबंध। छात्र शिक्षक के बीच में मधुर संबंध कब होगा, जब एक उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग टीचर्स के द्वारा किया जा रहा होगा। जिन शिक्षण विधियों के द्वारा दिया गया ज्ञान रुचिपूर्वक होगा, है ना, पढ़ने पढ़ाने का माहौल क्लास में बना रहा होगा, बच्चों को ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना, बच्चे जो है अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हो, बच्चे अपने शंकाओं का समाधान कर रहे हो, बच्चे जो है अपने में कुछ वांछित परिवर्तन पा रहे हैं, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्राप्त हो रही हो, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में मधुर संबंध अपना बनेंगे, कोई किसी किस्म का मतभेद इसमें नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट इसमें आता है व्यवहारिक व प्रयोगशीलता। यानी कि कुछ शिक्षण विधियां जो है व्यवहारिक होनी चाहिए, खाली सैद्धांतिक शिक्षण विधियां नहीं होनी चाहिए, जो एक प्रयोगशीलता को लिए होती है, वो शिक्षण विधियां अच्छी शिक्षण विधियां कहलाती है। जैसे इस विधि में प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि अनट्रेन्ड जो टीचर होंगे उनको शिक्षण विधियों की नॉलेज नहीं होती है, तो अनट्रेन्ड टीचर यहाँ पर नहीं चाहिए। दूसरा बताया कि इस विधि में प्रतिकूल कक्षा परिस्थितियों में, जैसे छात्रों की अधिक संख्या हो गई, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का अभाव है, शिक्षण सामग्री एवं उचित उपकरणों का भी अभाव है, आदि में अपेक्षित परिणाम देने की सामर्थ्य होनी चाहिए। यानी कि हमारी क्लास में अगर ऐसा हो सकता है कि बच्चे जो है बढ़ जाए, जनसंख्या जो है बढ़ जाए, हमारे स्कूल में पुस्तकालय अगर है तो उसमें वांछित पुस्तकें नहीं है, हमारे स्कूल में प्रयोगशाला भी नहीं है, इन सब चीजों के ना होने के बाद भी हमारी शिक्षण विधियां जो है, जो उनको एक उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए था, इन सब के द्वारा वो खाली शिक्षण विधियों के द्वारा ही प्राप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट, यह विधि जो है समय, शक्ति और धन के उपयोग की दृष्टि से भी मितव्ययी होनी चाहिए, है ना। इसमें समय जो है हमारा कम ही लगे, उसमें शक्ति भी, धन भी, समय भी, है ना, ये सब चीजें जो है हमारी कम समय में खर्च होकर के अच्छा परिणाम देने वाली होनी चाहिए। तो ये इसके लिए अच्छी बात बताई है। नेक्स्ट में बताया कि कक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक हो। कक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, पिछड़े बालक भी होते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, मध्यम तरीके बालक भी होते हैं, है ना। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, कोई औसत दर्जे का होता है, कोई किसी की आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया होती है, तो हर बच्चे की कुछ व्यक्तिगत समस्या भी होती है, कुछ उसकी सामूहिक समस्या भी होती है ना, कुछ स्कूल की अलग से समस्या होती है, कुछ कक्षाओं की कुछ अलग से समस्या होती है। तो वो कह रहे हैं कि
कक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान में वो शिक्षण विधियां सहायक होनी चाहिए, जो टीचर्स के द्वारा वहां पर दी जा रही है। अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जा रहा हो, अगर उन विधियों के द्वारा कक्षा की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं बालकों की, है ना, अगर वो रुचि नहीं ले रहे हैं तो उनको रुचि लेना चाहिए। अगर उनको ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा तो उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर वो आपकी कक्षा में जो है पिछड़ रहे हैं या आप कक्षा में अनुपस्थित रह रहे हैं तो उसे जानने की कोशिश करें कि आप बच्चे जो है आप लोग आगे नहीं रहे, अनुपस्थित क्यों रह रहे हैं। हो सकता है वो बच्चे आपकी क्लास से संतुष्ट ना हो, आपको पढ़ाने से संतुष्ट ना हो, इसलिए आपको लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो उनके कारणों को जानने की कोशिश करें, फिर उसके अनुसार आप अपनी विधियों में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। आपने बच्चों को गृह कार्य दिया हो, होम असाइनमेंट दिया और फिर उसको चेक करें, अगले दिन चेक करें कि बच्चों ने वो होम असाइनमेंट करा है या नहीं करा है। आपने जो क्वेश्चन आंसर उनको कराए हैं, वर्क दिया है, अपना क्लास वर्क दिया है, वो बच्चों ने करा है या नहीं करा है। तो अगर नहीं करा है तो समस्या है, गृह कार्य को लेकर के लेता है तो समस्या है, तो उन समस्या को जानो। अगर वो शिक्षण विधियों से संबंधित समस्या है तो उसमें हमें परिवर्तन संशोधन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक अच्छी शिक्षण विधियों में विभिन्न प्रकार के गुण होने चाहिए, विभिन्न प्रकार की इसमें विशेषताएं होनी चाहिए, तब वो एक वांछित जो है उसमें बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकती हैं, या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति वो एक सहायक हो सकती है, या हमारे विद्यालय का जो वातावरण है वो एक शैक्षणिक वातावरण वो बना सकती है।